जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 26 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीबीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लस यूपी पीसीएस का हमारा स्पेशल पेड बैच चलता है, ज्ञान सर का बैच। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके हमारे बैचेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज है जिसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं और हमारी लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर मिलती है। आज कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के 100 ईयर्स को लेकर एक आर्टिकल है जिस पर हम लोग बात करेंगे। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो इस प्रकार के कैंपेन्स, अभियान जो होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर आते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 हमें देखने को मिला। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, बताओ। डायमंड सेक्टर में क्राइसिस चल रहे हैं तो उसको लेकर एक आर्टिकल हम लोग को देखने को रहा है जो कि अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सॉल्ट पैन लैंड डेवलपमेंट। सॉल्ट पैन पता है आपको, ये ज्योग्राफी का एक टर्म हम लोग को देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर जो कि सॉल्ट से घिरा हुआ होता है, जहां पर सॉइल भी जो होती है उसको हम लोग सैलाइन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में कट हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व है उसने अपने इंटरेस्ट रेट में गिरावट करी है, ब्याज दर में जो है वो कटौती करी है। और इसका इंपैक्ट इंडिया में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल हम लोग समझेंगे जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। और इसके अलावा पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करनी है। 20 सितंबर 2024 को दुनिया ने 100th एनिवर्सरी बनाई किसकी? जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी। अब इस साल इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 200% क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इसको 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं इसकी डिस्कवरी को। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज को 100 साल कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं। और बहुत ही साउथ एशियन आर्कियोलॉजी जो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ये। और सिविलाइजेशन जो है इसको किसने रिवील किया था? सर जॉन मार्शल। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जनरल थे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और इन्होंने 20 सितंबर 1924 को एक जर्नल थी द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नाम की, उसमें जो है ये आर्टिकल पब्लिश किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी दी थी 1924 में। अब 2024 हो गया, 100 साल कंप्लीट हो गए। याद रखना, सर जॉन मार्शल ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है वो डिस्कवरी जो है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आज भी काफी सारे विद्वान हम लोग को देखने को मिलते हैं जो इस पर रिसर्च जो है वो कर रहे हैं, राइट। और आप जानते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। यस, वहां पर हम लोग को, अच्छा आप लोग वीडियो को पॉज करो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद है? सिर्फ 5 चीजें बता दो कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या क्या आपको याद है। उसकी साइट्स कौन सी, अगर आपको कुछ याद है तो लिख दो साइट्स। उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या थे। क्या वहां पर लोग मूर्ति पूजा करते थे, और करते थे तो कौन से भगवान की पूजा जो है वो करते थे? पशुपतिनाथ, एक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, राइट। तो ये सब चीजें, तो ऐसे आप लिखो सिर्फ 5 चीजें लिखो, देखते हैं किसको पता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, इंटरनेशनल व्यापार भी हुआ करते थे, राइट। इनकी स्क्रिप्ट जो थी, अब इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट हम लोग को ज्यादातर देखने को मिली है। और अभी इनकी स्क्रिप्ट को आज तक किसी ने डिसिफर भी नहीं किया है कि क्या लिखा हुआ है, बट पिक्चर्स के फॉर्म में हम लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है कि जिससे कि हम लोग को आइडिया लग गया कि इंडस वैली के समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है वो किस प्रकार के हुआ करते थे। क्या वो कोई वस्त्र पहनते थे कि नहीं पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे कि नहीं पहनते थे, लाइफ आफ्टर डेथ पे भरोसा उनका होता था कि नहीं होता था। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। थोड़ा ओवरव्यू के बारे में बात करें तो 2500 साल पुराना ये वैसे तो मैं कहूँ तो 4500 साल पुराना ये सिविलाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। 2500 बीसीई में ये आया था। इंडस नदी के आजू बाजू लोग सेटल हुए थे 4500 साल पहले, 2500 बीसीई में। और 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन में से सबसे बड़ा ये हम लोग को देखने को आता था उस समय। उससे सेम टाइम पे इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना पर भी सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी। उनमें से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। इसका अर्ली फेज एक मैच्योर फेज था और एक लेटर फेज था। अर्ली फेज जो था उसमें
लोग आकर सेटल होना शुरू हुए 3200 BCE से लेकर 2600 BCE पर। फिर मैच्योर फेज में यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो है वो देखने को मिले अलग अलग प्रकार के। 2600 BCE से लेकर 1900 BCE के पीरियड में इस समय आयरन का डेवलपमेंट वगैरह भी हुआ था। इस समय काफी सारे डेवलपमेंट जो है वो हुए थे, जैसे कि एक हम लोग को वैक्स टेक्निक करके जो है वो देखने को मिलती है। ये बेसिकली पॉटरी बनाने की टेक्निक जो थी, तो वो काफी अच्छी टेक्निक थी। उसमें इन लोग जो है वो क्या करते थे कि कोई भी यानी कि सिर्फ पॉटरी की नहीं थी, काफी सारे मेटल के स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाना जो है वो शुरू कर दिए थे, कॉपर वगैरह के स्पेशली। ठीक है, तो और वहां पर कॉपर माइंस भी हम लोग को राजस्थान के अंदर खेतरी माइंस देखने को मिलती है। तो ये सब तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये पूरी चीज आपको क्लिक होंगी। और ये कब क्लिक होंगी? जब आप जनरल स्टडीज को ध्यान से पढ़ोगे। और इसलिए जनरल स्टडीज को ध्यान से पढ़ने के लिए आप चाहो तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है हर एक चीज की, कोई चीज छोड़ी नहीं जाती। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, ढोलावीरा, ये सब हम लोग को मेजर अर्बन सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं। लेट फेज के अंदर हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला। काफी सारी वजहें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने की, राइट। कुछ बोलते हैं अर्थक्वेक, कुछ बोलते हैं फ्लड, कुछ बोलते हैं कि जो ट्रेड था वो खत्म हो गया था, मेजर ट्रेड सेंटर जो था वो शिफ्ट हो गया था। फिर इसके बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है, फिर वैदिक एरा जो है वो शुरू होता है, राइट, आपको पता होगा। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हम लोग को देखने को मिली थी। काफी सारी ऐसी मूर्तियां, ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हम लोग को जो कि कॉपर बेस्ड अलॉय से जो है वो बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, राइट। मेटल का बहुत काम होता था। यहाँ पर टाउन प्लानिंग बहुत शानदार हम लोग को ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। रोड जो थे वो ग्रिड फॉर्म में हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। स्ट्रीट्स राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती थी। बुलक कार्ट्स वहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते थे, राइट, बैलगाड़ियां वगैरह। सीतादल्स और हम लोग को लोअर टाउन जो है वो देखने को मिलता था, राइट। एक अपर टाउन हुआ करता था, एक टॉप पर टाउन हुआ करता था, एक लोअर टाउन होता था। कोई भी बता सकता है कोई एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर 3 हम लोग को डिवीजन देखने को मिले? बता सकते हो कौन सी साइड पे 3 डिवीजन देखने को मिले? हर जगह एक चीज कॉमन थी। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी साइट्स थी, हर जगह कॉमन थी। एक जगह पर सीतादल था जो टॉप पर था, जहां पर कहा जाता था कि, माना जाता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, कि इलीट लोग रहते थे, रिच लोग रहते थे, पुजारी रहते थे। और नीचे वाला एरिया जो था वो लोअर टाउन वाला एरिया था, यहाँ पर जहां पर छोटे छोटे मकान हम लोग को देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर ये चीज भी समझ में आती है कि वहां पर सोसाइटी जो है वो क्लासेस में बटी हुई थी, रिच क्लास, पुअर क्लास, इस टाइप से हो सकता है। यहाँ पे इनके पास जो है वो ग्रेनरीज हुआ करती थी, अनाज को रखने के लिए पूरा भंडार हुआ करता था, भंडारण, अनाज भंडारण। इन लोग बर्न ब्रिक्स का उपयोग करते थे, पक्की ईंटों का उपयोग करते थे, राइट। हर एक घर में हम लोग को जो है वो कुआं भी देखने को मिलता था। कालीबंगन में ये चीज देखने को मिली, कॉमन फीचर था। मोहनजोदारो के अंदर हम लोग को एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला। सभी घर के अंदर बाथरूम थे, कोर्टयार्ड थे, आंगन था। फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो है वो हम लोग को ढोलावीरा के अंदर, लोथल के अंदर जो है वो देखने को मिला, राइट। अलग अलग सेक्शंस के बीच में दीवार थी, राइट। फिर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो काफी सारे, जैसे कि हम बात करें गेहूं, बार्ले, पीस, लेंटिल्स, मस्टर्ड, सीसम, मटर, दाल, सरसों, जौ, गेहूं, ये सब उगाए जाते थे। मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसको जो है वो किया जाता था, कल्टीवेट किया जाता था। मिलेट्स का कल्टीवेशन होता था, पर्टिकुलरली गुजरात और कॉटन में। तो ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा मिलेट जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हम लोग को देखने को मिलता है। ज्यादातर ऐसे एरियाज में उग सकता है जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया होता है, यानी कि इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। कॉटन भी हम लोग को देखने को मिलता था, जिसको सिंडन जो है वो रेफर किया है ग्रीक्स ने, ये भी प्रोड्यूस होता था। एनिमल हस्बेंड्री, लोग पशुपालन में जो है वो काफी इन्वॉल्व थे, राइट। फिर इकोनॉमी के बारे में बात करें, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। सील सिस्टम यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता था। एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, एक जैसी स्क्रिप्ट हम लोग को देखने को मिलती थी। वेट्स के लिए भी, वेट्स और मेजर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड्स डेवलप किए थे इन लोगों ने। काफी सारे ट्रेड आइटम्स में स्टोन, मेटल, शेल्स, शेल्स मतलब सीपिया, शंख, सीपी, तो इन सब का ट्रेड होता था। बार्टर सिस्टम का उपयोग होता था, मतलब कि बार्टर सिस्टम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को गेहूं दिया और उसके बदले में उसको कोई और सामान मिल गया, राइट। मेटल करेंसी एब्सेंट थी, कोई कॉइन्स वगैरह के एविडेंसेस नहीं देखने को मिलते थे। लोग जो है वो समुद्र के रूट के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते थे, राइट। ठीक है। मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया तक का इनका ट्रेड हुआ करता था। लापिस लजुली करके एक प्रीशियस स्टोन हुआ करता था, जैसे आज की डेट में हम लोग हाथों में अंगूठियां, मोतियां नहीं पहनते हैं, तो वैसे ही इस प्रकार की स्पेशल स्टोन्स
सेमी प्रीशियस स्टोन्स इन सब का उपयोग किया जाता था, ज्वेलरी के पर्पस के लिए यूज में लाया जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। कॉपर इनको राजस्थान की खेतरी माइन से मिलता था, टिन इनको मिलता था अफगानिस्तान से, कॉपर टिन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाते थे ये, तो इनको उस टेक्निक के बारे में भी पता था। फिर क्राफ्ट्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें, शिल्प के बारे में बात करें तो बीड मेकिंग, जो मोतिया वगैरह जो होती है ना, उससे कुछ कुछ चीजें बनाते थे ये। सील बनाते थे, टेराकोटा खिलौने बनाते थे मिट्टी के छोटे छोटे। बोर्ड बोर्ड बनाई हुई नजर आई, बोर्ड के खिलौने देखने को मिले, और इवन बोर्ड्स भी बनती थी। पॉटरी प्रोड्यूस की जाती थी पॉटर व्हील के थ्रू, घड़े वगैरह बनाते थे, मटके बनाते थे। गोल्ड स्मिथ वहां पर हम लोग को देखने को मिलते थे, राइट। सुनार जो ज्वेलरी बनाते थे प्रीशियस मेटल्स और स्टोन से। नेक्स्ट रिलीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को जो है पूजा जाता था, ऐसा कहा जाता है, फर्टिलिटी गॉडेस। इवन धरतियों को भी पूजा जाता था। एक मेल डीटी की वो मिली है पशुपति महादेव, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। वो भी सील्स में भी उनकी इमेज पाई गई है, तो ऐसा माना गया है कि शायद उनकी पूजा की जाती थी, शायद, कंफर्म नहीं है अभी भी, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट हमें मिली नहीं है। मिली भी है तो डेसिफर नहीं हो पाई। रिलीजियस सिंबल जो है उसके अंदर हम लोग को फैलिक आइकन्स जो है वो देखने को मिलते थे। लिंग का चिन्ह, जैसे कि शिव जी की हम लोग पूजा करते हैं ना, तो वैसे ही एनिमल वर्शिप होती थी, राइट। इन लोग अपने पास ताबीज रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो लाइफ आफ्टर डेथ पर इनका बिलीव भी हुआ करता था। कई बार हम लोग को ऐसी ग्रेवयार्ड्स देखने को मिली हैं, जिन ग्रेवयार्ड्स में लोगों के साथ जो है वो कुछ ज्वेलरीज भी जो है वो पाई गई हैं। कुछ ग्रेवयार्ड में तो ये भी देखने को मिला है कि दो दो तीन तीन बॉडीज भी एक साथ मिली है, एक पूरे परिवार की बॉडीज एक साथ मिली है। अब उनको जब रिसर्च किया गया तो वो अलग अलग टाइम पीरियड की थी, मतलब कि एक सेम जगह पर सभी को दफनाया जाता था, एक फैमिली के लोगों को। तो उससे ये चीज पॉसिबिलिटी थी कि बाद में सब लोग एक साथ मिल जाए, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ। नेचुरल कॉज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला। कहा माना जाता है कि यहाँ पर शायद कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी, नदी ने अपना रुख जो है वो चेंज कर लिया, इसके कारण से ये क्षेत्र जो है वो पूरा सूख गया। और नदी के बगल में ही सिविलाइजेशन होता है, लोग ठहरते हैं नदी के बगल में है, क्योंकि वहीं से ही पूरा खाना पीना सब कुछ। मॉनसून का पैटर्न शिफ्ट हो गया, ये भी कहा जाता है। वहां पर खाने को कुछ नहीं बचा तो लोग वहां से चले गए, राइट। नदी ने अपना रुख जो है वो चेंज कर दिया। ऐसी काफी सारी चीजें, ट्रेड जो था वो खत्म हो गया। ऐसी मतलब 7-8 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या कारण था जिसके चलते इंडस वाली सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो गई। फिर रीसेंट इनिशिएटिव और डिस्कवरीज के बारे में बात करें तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हम लोग लोथल में जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। सागरमाला प्रोग्राम का ये पार्ट है, जिसमें हम अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। देखो भाई, इतिहास में भी सोचो 4,500 साल पहले भी इंडिया के अंदर जो लोग थे उनको बहुत अच्छी जानकारी थी बोर्ड बनाने की। पोर्ट था हमारे पास। कोई मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि इंडस वाली सिविलाइजेशन में पोर्ट कौन सा एरिया था, कौन सा एरिया बंदरगाह वाला था? ढोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 2021 में शामिल हुई, याद रखिएगा। राखी गढ़ी जो है अभी लेटेस्ट मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर है। इसको जो है वो बनाने की जो है बात की जा रही है, और अभी अभी इसकी खोज हुई राखी गढ़ी की, रिसेंट पास्ट में हरियाणा में। तो ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। 90 क्या बोलूं मैं, तो 99% बोलूं, क्योंकि इंडस वाली सिविलाइजेशन से रिलेटेड प्राचीन भारत के इतिहास में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछते हैं ये लोग। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एक अभियान, एक कैंपेन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। नाम से अंदाजा है कि जनजाति जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, आदिवासी लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनकी उन्नति के लिए ये प्रोग्राम लाया गया। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आदिवासी लोग जो है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार लेकर आना। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये 63,000 गांव को जो है वो कवर करेंगे, और जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोग जो है 549 डिस्ट्रिक्ट में 30 राज्यों और यूनियन टेरिटरी को उनको बेनिफिट मिलेगा। काफी अच्छी स्कीम है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि वहां पर देखो हेल्थ एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, वहां पर लोगों को रोजगार देने के अवसर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। टारगेट यही कि जितनी भी मेजर जो हम लोग को ट्राइबल विलेजेस देखने को मिलते हैं, तो उन पर टारगेट किया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस यहाँ पर जो है वो कंडक्ट की जाएगी। अब गोल्स जो है वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, यानी कि उनको पक्के घर जो है वो प्रोवाइड कराना है इसके अंदर। इसमें लोगों को पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन के थ्रू की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करवाई जाएगी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत। मतलब देखो काफी सारी स्कीम को भी ये एक साथ वो कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब काफी सारी मिनिस्ट्रीज भी इस स्कीम में इन्वॉल्व है आदिवासी कम्युनिटी के उत्थान के लिए।
रोड कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू लाई जाएगी। मोबाइल कनेक्टिविटी भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू लाई जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा। हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन के पर्पस के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, पोषण अभियान इसके तहत, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट कंडक्ट करवाया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशंस करवाया जाएगा। लोग जो है स्किल इंडिया मिशन के थ्रू लोगों को आजीविका दिलवाने पर फोकस किया जाएगा कि भाई लोग को रोजगार मिल सके। मार्केटिंग सपोर्ट करेगी TMMC, ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के पट्टा होल्डर्स को जो है वो मेनली टारगेट किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे एरियाज में हेल्प किया जाएगा, एग्रीकल्चर में, पशुपालन में, फिशरी सेक्टर्स में। स्कूल्स के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि एडमिशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हो उस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। और इसमें अफोर्डेबल एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए। हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे समग्र शिक्षा अभियान के तहत ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स में। हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। टारगेट किया जाएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो घटे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो घटे, लोगों को प्रॉपर टाइम पर वैक्सीन मिले, राइट, इस पर टारगेट किया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो ट्राइबल एरियाज पर जो है वो लाई जाएगी, यानी कि कुछ। और ये आयुष्मान भारत कार्ड के प्रोविजन के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी सारे जो समय समय पर हेल्थ कैंप्स जो है वो लगेंगे, समय समय पर डॉक्टर्स वहां पर जाएंगे, रेगुलर रूटीन चेकअप्स वहां पर होगा ट्राइबल विलेज में। और PM गति शक्ति पोर्टल के अंदर ट्राइबल विलेज की मैपिंग की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिजिकली और फाइनेंशियली प्रोग्रेस दोनों ही ट्रैक की जाएगी, मॉनिटर की जाएगी, ठीक है। तो ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके ग्राम के उत्थान ग्राम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, देखो स्कीम का नाम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत उन्नत ग्राम, उन्नति करवाना, यानी कि किसी ग्राम मतलब विलेज कि जहां पर भी ये जनजाति रहती है, जिस भी गांव में, उस गांव की उन्नति कराना, उत्थान करवाना, अपग्रेड करना, बेटर करना, राइट। तो वो सब चीजें हैं। इसमें ट्राइबल होम स्टे स्कीम भी हम लोग को देखने को मिल रही है। 1000 होम स्टे ट्राइबल विलेजेस में जो है वो लाए जाएंगे टूरिज्म के लिए, क्योंकि काफी सारे आज के डेट में टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप भी जाओ, देखो आदिवासियों के साथ रहकर कि वो कैसा जीवन यापन अपना करते हैं। सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो लाई जा रही है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा हाउस होल्डर्स के लिए। बेनिफिट जो है वो उसमें काफी सारी मिनिस्ट्री से जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्रमोट किया जाएगा कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए, यानी कि जो लोग जंगलों में घूमते हैं तो उनको भी जो है वो आजीविका की अपॉर्चुनिटी मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के प्रोसेस के लिए और सिक्योर करने के लिए। रेसिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स में इंप्रूवमेंट लाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आश्रम स्कूल्स के, हॉस्टल्स के, ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल्स के, PM श्री स्टैंडर्ड्स के तहत। फिर सिकल सेल डिजीज डायग्नोस किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्टैब्लिश किया जाएगा कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल प्री नटाल डायग्नोसिस जो है वो किया जा सके, राइट, ट्रीटमेंट किया जा सके सिकल सेल डिजीज का। समय समय पर ये कैंपेनिंग्स लगाई जाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो की जा रही है जो आदिवासी जो गांव है उसको डेवलप करने के पर्पज के लिए। तो याद रखना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो ये फैक्ट है जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 80% ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब व्हाइट रेवोल्यूशन, मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है वो दिया था कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर दे ही दिया होगा। मिल्क मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो हम लोग को सहकारिता मंत्रालय देखने को मिलता है, उसने लॉन्च किया है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन फोकस किया जा रहा है कि और भी ज्यादा दूध का प्रोडक्शन जो है वो हो ज्यादा से ज्यादा, और महिलाओं को डेयरी सेक्टर के अंदर सशक्त बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इनिशिएटिव जो है वो इंस्पायर हुआ है ऑब्वियसली बात है व्हाइट रेवोल्यूशन से, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, राइट, जिसने इंडिया को जो है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो बनाया पूरे दुनिया भर में। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का टारगेट भी यही है कि और हम लोग को जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करवाना है। हमारी कंट्री के अंदर जो कुपोषण की प्रॉब्लम हो रही है उसको टैकल करना है, और भी काफी सारी स्कीम्स को जो है वो साथ में मिलाकर इस वाले सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को जो है वो ग्रो करवाना है, और साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो स्कीम फोकस कर रही है मिल्क प्रोडक्शन तो करना ही करना है, महिलाओं को जो है वो मेन स्ट्रीम में लेके आओ डेयरी सेक्टर के। पेमेंट जो है वो डिपॉजिट की जाएंगी डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाएंगी। डेयरी कोऑपरेटिव जो गुजरात के अंदर है, जहां पर महिला जो है वो जनरेट करती है 60,000 करोड़ के बिजनेस वर्थ को,
सोचो आप, हर साल। तो यहाँ पर एक मॉडल हम लोग को देखने को मिल रहा है गुजरात के अंदर की महिलाओं जो है वो इतनी सशक्त हुई हैं गुजरात के अंदर कि 60,000 करोड़ के बिजनेस को हैंडल करती हैं। तो ये हर एक स्टेट में जो है वो इस प्रकार के मॉडल पर काम किया जाए। फिर अब देखो, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चे जो है उनको फायदा मिलेगा, माल नरिश बच्चों को, कुपोषित बच्चों को। मदर जो है, जो ऑब्वियस सी बात है कि मिल्क प्रोडक्शन में एसोसिएटेड रहेंगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी माल न्यूट्रिशन को खत्म करने का, मिल्क अवेलेबिलिटी को बढ़ाकर। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मिल्क प्रोक्योरमेंट जो आज की डेट में 660 लाख लीटर पर डे का हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको 1000 लाख लीटर पर डे जो है वो करना है 5 साल के अंदर अंदर। कोऑपरेटिव जो है, जो सहकारिता जो हम लोग को देखने को मिलती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, तो ये बेसिकली 100 मिलियन किलोग्राम मिल्क जो है वो हर दिन हैंडल करने की क्षमता रखती है और नेशन के न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने में ये सक्षम है। इसके अलावा जॉइंट प्रपोजल जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 2 लाख मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, और जो कि हर एक पंचायत को इंडिया के अंदर कवर करेंगे। ये जो मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो होंगे, ये एग्रीकल्चर, फिशरीज, डेयरी रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करेंगे और कोऑपरेटिव नेटवर्क्स को सशक्त बनाने का काम करेंगे जॉइंटली। फिर इसके अलावा स्कीम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अब जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जाएगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। लोग जो है उनको बैंक अकाउंट से जो है वो जोड़ा जाएगा, डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज उनको सिखाई जाएगी, राइट। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक जो है ये बेसिकली ओपन किए जाएंगे डेयरी प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है। पायलट डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे कि पंचमहल, बानासकंठा, 1732 माइक्रो एटीएम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 550 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं और डिपॉजिट करवाए गए हैं अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो पूरी कंट्री के अंदर इस प्रकार के मॉडल पर काम किया जा रहा है डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 ध्यान में रखना है आपको। इसके अंदर डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, इन सबको जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे पैसा भी आएगा और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, वेरियस बेस्ट पॉलिसीज, इन सब चीजों की जानकारी मिलेगी और इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन और भी ज्यादा मात्रा में जो है वो करेगा और इंडिया के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी, वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। इससे काफी ज्यादा फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जेनेटिक इंप्रूवमेंट तो इंट्रोड्यूस किया जाए, इसको ईटी को, एम्ब्रियो ट्रांसफर को, सेक्स सॉर्टेड सीमन को। अब ये सब टेक्नोलॉजी को, ये किसकी बात की जा रही है, जैसे कि जो हम लोग को देखने को मिलती है कि अच्छी वैरायटी की गाय जो है वो आए, राइट, कि जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो। इन वट्रो फर्टिलाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है। इन वट्रो फर्टिलाइजेशन वो अलाउ करेगा 33 से 35 काफ जो है वो एक डोनर काउ से हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि एक डोनर के सीमन से 33 से 35 बछड़े जो है वो जन्म लेंगे और इससे मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो काफी हाई हो जाएगा, ठीक है। अमूल जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है एक टोटल मिक्स्ड राशन प्लांट, टीएमआर राशन प्लांट, जो कि अफोर्डेबल फॉर्डर, यानी कि फॉर्डर मतलब चारा प्रोवाइड कराएगा, जो कि हेल्प करेगा कि जिससे कि जो डेयरी सेक्टर के अंदर जो किसान होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल पर जो खर्चा आता है, मतलब कि खिलाने पिलाने पर खर्चा आता है कैटल को, तो वो उनका रिड्यूस होगा। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। तो अमूल इस पर इनिशिएटिव ले रहा है और अमूल ही तो व्हाइट रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व था, ऑपरेशन फ्लड में इन्वॉल्व था। फीड की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा, मीथेन रिड्यूसिंग एक्टिविटीज पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। इंडिया जो है पूरे दुनिया भर में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। 231 मिलियन टन हमने मिल्क प्रोड्यूस किया था 2022-23 में। बट मिल्क की प्रोडक्टिविटी अभी भी जो है वो लो है। हमारे यहाँ पर देसी जो गाय हम लोग को देखने को मिलती है वो मात्र 3.44 केजी पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज दूध देती हैं, और ग्रोथ रेट जो मिल्क प्रोडक्शन का है वो भी पिछले कुछ सालों में जो है वो स्लो हुआ है। तो अब उसको दोबारा से बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के तहत। मिल्क के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, मीथेन एमिशन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बढ़ता जा रहा है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। प्राइस जो है वो मिल्क का वो राइज हो गया 42 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति लीटर हो गया पिछले 5 सालों में। देखिए आप खुद भी देख रहे होंगे यार, सैलरी वहीं की वहीं है, पैसा इनकम वहीं का वहीं है, बट एक्सपेंडिचर देखो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। मीथेन लाइव स्टॉक से कंट्रीब्यूट करता है 32% ह्यूमन कॉस्ट एमिशन का। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर डायमंड सेक्टर के अंदर ये पता लग रहा है कि बहुत बुरी हालत चल रही है यार। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो दोनों ही बुरी तरह से जो है वो गिर गया है।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ये किस चक्कर में हो रहा है। फैक्ट्रीज काफी सारी बंद हो गई हैं, काफी सारे लोगों को जॉब जो है वो चली गई है इस सेक्टर के अंदर। राइट, बुरी स्थिति हो गई है। ऋण लोन जो है वो बढ़ गया है डायमंड सेक्टर के अंदर, फैक्ट्रीज वगैरह का तो बंद कर दी उन लोगों ने। ग्रो कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है लैब ग्रोन डायमंड्स के कारण। आप देखो ना, अरे आजकल आप देखते हो रील्स वगैरह में, ये लोग मोटी मोटी गोल्ड की चेन पहने रहते हैं एकदम बिल्कुल, और हाथ में मोटी मोटी गोल्ड की अंगूठियां, डायमंड की अंगूठियां, दिखावा है पूरा सोशल मीडिया और कुछ नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है। वो दिखावा कर करके आगे बढ़ गए। सब नकली होता है, सब तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ मैक्सिमम लोग जो है वो नकली पहन रहे हैं आज की डेट में, दिखावा करने के लिए बस, और कुछ नहीं। फालतू का काय को दिखावा करना है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। और ये सब जिनका मेंटल स्टेट जो है वो काफी लो होता है ना, वो करता है दिखावा। जिसका मेंटल स्टेट हाई है उसको दिखावा करने की जरूरत नहीं। जैसा आप लोगों, आप IAS बनोगे तो हर किसी को चीख चीख के थोड़े चिल्लाते रहोगे मैं IAS, मैं IAS, मैं IAS, है कि नहीं। जब आप IAS बनोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, आप आपका रुतबा जो है वो दिखेगा लोगों को, आप अपना काम पे फोकस करोगे, बस दैट्स इट। बट नहीं, यहाँ पर लोगों को दिखाना है। कॉमन मैन की मेंटेलिटी ऐसी होती है। तो अब हो ये गया है कि भाई लैब में बनने वाले जो डायमंड्स हैं, अमेरिकन डायमंड्स बोलते हैं मेरे ख्याल से उनको, तो उसका कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। राइट, लोग नकली जो है वो चीज पहन के जो है वो असली बताते हैं। फिर इसके अलावा करंट स्टेट ऑफ क्राइस जो है वो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री में क्या है, एक तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में गिरावट हो गई है। रफ डायमंड का इंपोर्ट जो है वो गिर गया है 24.5% तक। 18.5 बिलियन था 2021 2022 में, जो 14 बिलियन जो है वो हो गया, सोचिए आप 2023 2024 में। एक्सपोर्ट निर्यात भी जो है पॉलिश डायमंड की जो है वो सॉरी, जो हम लोग को देखने को मिलते हैं पॉलिश डायमंड ही है निर्यात, यस एक्सपोर्ट। तो आयात यानी कि इंपोर्ट जो है वो भी घटा है, निर्यात भी घटा है। तो एक्सपोर्ट भी जो है वो भी घट गए हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स बुलवाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, कट करते हैं, राइट, फिर उसको जो है वो सेल करते हैं। तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी भी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। इन्वेंट्री गैप में जो है वो काफी गैप हो गया है, राइट। अब गैप जो है वो नेट इंपोर्ट ऑफ रफ डायमंड और नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट ऑफ कट एंड पॉलिश डायमंड वो भी बढ़ गया है 1.6। अब ये इन्वेंट्री गैप का मतलब क्या होता है, स्टॉक आपके पास, भाई आपने स्टॉक आपके पास रखा हुआ है बट वो निकल ही नहीं रहा, तो वो गैप हो गया ना। भाई आपके पास इतना स्टॉक है फिर वो रिलीज ही नहीं हो रहा है, आप बेच ही नहीं पा रहे हो एक साल के अंदर, तो ये भी दिक्कत हो गई है। अनसोल्ड डायमंड के रिटर्न्स बढ़ गए हैं। काफी सारे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो डायमंड बिक नहीं रहे थे उसको इंडिया जो है वापस भेज दिया कंट्रीज ने, किलो यार तुम्हारे यहाँ के डायमंड बिक नहीं रहे, वापस वापस खरीदो ये। वो क्योंकि एग्रीमेंट होता है ना एक। फिर यहाँ पर डायमंड सेक्टर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये 1.3 मिलियन वर्कर्स को जॉब देता है। यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है जॉब की लॉसेस हो रही है, लोगों से नौकरी से निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि चल ही नहीं रहा, इस सेक्टर में जो है वो गिरावट आई है। अब जेम्स और ज्वेलरी की इंपॉर्टेंस, ज्वेलरी इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक तो इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। जनवरी 2022 में जेम और ज्वेलरी सेक्टर जो है वो लगभग 7% इंडिया की GDP का कंट्रीब्यूट करता है। मेरा एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ, ज्वेलरी पर GST रेट कितना है? GST जो होता है, GST तो स्लैब होता है जो, जैसे एजुकेशन सेक्टर में आपको 18% जो है वो GST देना पड़ेगा, रेस्टोरेंट सेक्टर में आपको 5% GST आप भरते हो। यहाँ पे जेम्स और ज्वेलरी में कितना GST लगता है, कौन बताएगा? बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। नहीं पता तो सर्च करो। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो सर्च करें फिर आंसर लिखें। काफी कम लोग जो है वो आंसर देते हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर हम लोग को 7,000 से ज्यादा कंपनीज देखने को मिलती है। किसकी? जेम इंडस्ट्रीज की बात करें, हम ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें, मेनली स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है, और ज्यादातर ये हम लोग को सूरत मुंबई में देखने को मिलती है। ये सेक्टर 50 लाख से ज्यादा लोगों को इंडिया के अंदर जॉब प्रोवाइड कराता है, और इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2024 यानी कि 24 साल के पीरियड में जो है वो देखा जाए तो इस सेक्टर में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा आया है। 1276.52 मिलियन US डॉलर का FDI आया है। चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया का जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में 22.27 बिलियन US डॉलर देखने को मिला। अब रीजन क्या है भाई, क्यों डायमंड इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम में है, तो वो मैंने आपको रीजन पहले ही बता दिया है। अब पूरे दुनिया भर में ये पॉलिश डायमंड की डिमांड जो है वो गिर गई है, जिसका मार्केट USA, चाइना, यूरोप में हम लोग को देखने को मिल रहा है। महंगाई बढ़ रही है भाई, तो लोग जो है वो अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। लग्जरी में स्पेंड जो है वो नहीं कर रहे हैं, बचा के चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसमें भी सप्लाई चेन जो है वो बुरी तरह से डैमेज हो गया, राइट। प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आने लगा है, राइट, अचानक से।
फिर इसके अलावा प्रेफरेंस जो है वो लोगों का चेंज हो गया, लोग बोल रहे हैं कि चलो सस्ता मिल जा रहा है भाई लैब के अंदर वाला डायमंड, और ठीक भी दिख रहा है, तो एक काम करो हटाओ अलग, अपन लैब वाला डायमंड पहन लेते हैं। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेबर और एनर्जी और मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसके कारण से प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो कम हो गया है, और इसलिए इंडस्ट्रीज जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। ये सेक्टर जो है वो काफी बुरी तरह से जो है फंस गया है क्रेडिट में, लोन में। रेगुलेटरी इशू भी है, इंडिया का हाई कॉर्पोरेट टैक्स एक तो हम लोग को देखने को मिलता है फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर, रफ डायमंड के। तो उसने भी जो है वो, उसके कारण से अब लोग दुबई से या दूसरी जगहों से जो है वो ले रहे हैं डायमंड्स। इंडिया का स्पेशल नोटिफाइड जोन मुंबई और सूरत में वीक हो गया है। कस्टम प्रोसीजर भी इसका काफी कॉम्प्लेक्स है, राइट। कट और पॉलिश डायमंड जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, जो वापस आ जाते हैं क्वालिटी इश्यूज के कारण या ओवर स्टॉकिंग के कारण, तो रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कॉस्टली भी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं उसी कस्टम वाली प्रोसेस। सोल्यूशन क्या है? तो हम लोग को, भाई देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड जो है कट और पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्टर्स के लिए तो 6 से लेकर 12 महीने जो है वो करते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर ज्यादा ना पड़े। ये क्या चीज है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं। क्या होता है, अगर किसी कंपनी ने फॉरेन पे अपना सामान भेजा, वहां पे बिका नहीं तो फॉरेनर से वापस किया, तो यहाँ पर 6 महीने का क्रेडिट मिलता है किसको? एक्सपोर्टर्स को। अब बोल रहे हैं कि 6 से 12 महीने कर दो, जिससे कि उनको थोड़ी और राहत मिल जाए पैसा लौटाने की। एग्जेम्प्ट कर दो फॉरेन डायमंड सेलर्स को कॉर्पोरेट टैक्स से। अब यार कॉर्पोरेट टैक्स से वो कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो गवर्नमेंट की कमाई फिर कैसे होगी? ये भी एक इशू है। हाँ, लैब ग्रोन डायमंड को जो है वो रेगुलेट करो थोड़ा सा, गवर्नमेंट के रेगुलेशन की इसको आवश्यकता है, बट वो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि ये इंडस्ट्री जो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो जो लोग जो है वो महंगे की ख्वाहिश रखते हैं, बट जो सस्ते में उनको मिल जाती है। तो अब उनको भी, अपन देखो, पॉपुलेशन में सभी प्रकार के लोगों को जो है वो हमें इक्वल रखना है ना, किसी को एकदम वो नहीं कर सकते कि नहीं भाई तुम नकली भी नहीं रखोगे अपने पास, असली लेना पड़ेगा, तो गलत बात है। जीरो टैरिफ इंपोर्ट जो है दुबई से, वो उसको रिकंसिडर करना चाहिए, शिफ्ट कर दो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स की तरफ, पूरे बिजनेस को, पूरे मार्केट को। तो ये सब सोल्यूशंस हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार जो है इसने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कि ये ट्रांसफर करेंगे 256 एकड़ का सॉल्ट पैन लैंड मुंबई के अंदर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर रेंटल हाउसिंग जो है वो तैयार की जाएंगी स्लम डवेलर्स के लिए, यानी कि जो लोग आज की डेट में धारावी में रह रहे हैं, जो बहुत बड़ा स्लम एरिया है, राइट। तो वहां से लोगों को जो है वो यहाँ पर भेजा जाएगा। ये इस क्षेत्र में जो मुंबई के अंदर एक 256 एकड़ का सॉल्ट पैन वाला एरिया है। सॉल्ट पैन वाला एरिया जो होता है ना, एक जमीन होती है जो पूरी वो रहती है, सेलाइन रहती है, जैसे कि जहां पर एक समय पर जो है वो समुद्र का पानी हुआ करता था, और जिस कारण से अब वो वहां पर समुद्र का पानी नहीं है, वो पूरा एरिया सॉल्टी हो गया क्योंकि इवापोरेशन के बाद नीचे सॉल्ट बच गया। इसको सेलाइन सॉइल भी जो है वो कहा जाता है वैसे। तो ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती ये वाली मिट्टी। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इतना बड़ा एरिया जब मुंबई के अंदर है, तो हम वहां पर एक काम करते हैं कि वहां पर बिल्डिंग्स बनवाते हैं, और यहाँ पर स्लम के जो लोग हैं, स्लम में रहने वाले जो लोग हैं, उनको शिफ्ट करते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट ने चिंता जो है व्यक्त कर दी कि भाई आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करोगे इस जमीन पर, राइट। अब ये जमीन जो है वो फ्लड को रोकने का काम करती है कोस्टल एरियाज में। अब यहाँ पर अभी आप कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो फिर तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। कल को अगर फ्लड वगैरह आएगी तो सबसे पहले यही लोग, स्लम्स के लोग जो है वो चपेट में जाएंगे, जिनको आपने शिफ्ट किया है, रिहेबिलिटेट किया है। सॉल्ट प्लांट पैंस जो होते हैं अलॉन्ग विद मैंग्रोव्स, ये बहुत एसेंशियल बैरियर का काम जो है वो करते हैं, किसके लिए? फ्लड रोकने के लिए। तो सॉल्ट पैन लैंड क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि एक ऐसी जमीन हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर एक समय पर हुआ करता था समुद्र का पानी, और वहां से पानी हट गया, तो अब वहां पर आज की डेट में सिर्फ सॉल्ट बचा हुआ है और मिनरल्स। ये नेचुरल प्रोसेस जो होती है वो बेसिकली कोस्टल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए होती है, पानी के फ्लो और सैलिनिटी को बैलेंस करने के लिए। अब सॉल्ट पैन इंडिया के अंदर जो है, इंक्लूडिंग मुंबई के अंदर जो है, उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। और ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1B कैटेगरी के अंदर आता है। जब आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये अलग अलग कैटेगरीज कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो है वो समझ में आएगी। फिर पूरे इंडिया के अंदर लगभग 60,000 एकड़ का सॉल्ट पैन हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक में, यानी कि कोस्टल स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश के अंदर 20,716 एकड़ का, फिर तमिलनाडु के अंदर 17,000 का, फिर महाराष्ट्र के अंदर 12,000 का। तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में हम लोग को देखने को मिलता है। मुंबई का जो सॉल्ट पैन हम लोग को देखने को मिल रहा है,
तो मुंबई के अंदर 5,378 एकड़ का सॉल्ट पैन लैंड है अप्रोक्सीमेटली, धारावी से 9 गुना ज्यादा। धारावी जितना बड़ा है उससे 9 गुना ज्यादा, सोचिए आप। और इस जमीन जो है यहाँ पर कोई भी मतलब एक्टिविटी जो है वो होती नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर अगर आप घर बना लें इसके एक हिस्से पर, ये बिल्डिंग्स वगैरह तैयार कर लें और धारावी में रहने वाले जो स्लम में जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए तो बेटर रहेगा। बट यही है, सॉल्ट पैन पे अगर आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट जो है वो करते हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिर वहां पर फ्लड आएगी, तो वो फ्लड प्रिवेंट तो हो नहीं पाएगी, बल्कि उल्टा फ्लड का जोखिम जो है वो वहां पर रहने वाले लोगों को जो है वो ज्यादा सहना पड़ेगा। 2005 में सॉल्ट पैन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था मुंबई में फ्लड को जो है वो रोकने के लिए। फिर क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू ये भी कर रहे हैं कि भाई आप सॉल्ट पैन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लो लाइंग लैंड में ऑलरेडी है, तो यहाँ पर अगर तेज बारिश आएगी तो ऑलरेडी यहाँ पर लोग सफर करेंगे ही करेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि भाई आप स्वयं डेलर्स की भी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखो भाई, ऐसा मत करो। फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सॉल्ट पैन जो है वो फ्लड को रोकने का जो है वो काम करते हैं, मुंबई को जो है वो ईस्टर्न सबब से मुंबई के ईस्टर्न सबब को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये सिटी की बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका इकोनॉमिक रोल भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। सॉल्ट हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लोगों को यहाँ पर जॉब मिलती है। सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हम लोग को इंडस्ट्रीज के लिए देखने को मिलता है, केमिकल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के लिए भी और वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी। सॉल्ट पैंस में काफी सारे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए कि अरे वाह कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसी कोस्टल रेगुलेशन जोन की गाइडलाइन होती है, इसके अंदर हम लोग को 5 जोन जो है वो देखने को मिलता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 जो बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज होता है कि जहां पर बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई अलाउ नहीं किया जाता। 2 के अंदर कुछ बिल्डअप एरियाज हो सकते हैं। 3 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि रूरल एरियाज, गांव क्षेत्र जो है वो आप तैयार कर सकते हो। 4 एक्यूटिक जोन के ऊपर जो है वो मेनली फोकस करता है, और 5 जो है वो ट्राइबल एरियाज पर फोकस करता है और कुछ स्पेशल जोन्स पर फोकस करता है। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी मेंस में आप आंसर लिखोगे इससे रिलेटेड, बट प्रीलिम्स में तो आता ही आता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो कोस्टलाइन को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है एक्सेसिव डेवलपमेंट से, राइट, कि वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट ना हो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज चले, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन ना बने जो कि एनवायरमेंट को डैमेज करे। अब चैलेंजेस हम लोग को रहे वो क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो फ्लड का चैलेंज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, वहां पे आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो सबसे पहले स्लम डवेलर्स ही उस चपेट में आएंगे। फिर स्लम रिहेबिलिटेशन सॉल्ट प्लान में जो बनाया जा रहा है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसमें हाई कॉस्ट जो है वो लग सकती है, क्योंकि इस जमीन को अगर सूटेबल बनाना है रहने के लिए तो उसमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। लैंड फिलिंग की कॉस्ट जो लगेगी इसमें, कोरोजन प्रिवेंट करना है आपको, कि मतलब कि आपने आयरन के कुछ, ऑब्वियस बात है इंफ्रास्ट्रक्चर में आयरन तो लगेगी लगेगा, तो उसमें रस्ट जो है वो लग जाएगी। वाटर प्रूफिंग आपको जो है वो करनी पड़ेगी काफी सारी चीजों में, तो उसमें फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब सॉल्ट वर्कर जो होते हैं गाइस, उनके लिए सरकार की कुछ वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्रोवाइड कराती है, यानी कि जो सॉल्ट लेबर्स जो होते हैं उनके बच्चों को, जिससे कि वो अपने बच्चों को जो है वो पढ़ा सकें। नमक मजदूर आवास योजना भी एक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सॉल्ट वर्कर्स के लिए घर जो है वो प्रोवाइड किया जाए। फिर सॉल्ट कमिश्नर का रोल, सॉल्ट कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉल्ट इंडस्ट्री को प्लान करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल उसमें एडवांस करने के लिए, ट्रेन करने के लिए वहां के वर्कर्स को। ठीक है, तो ये था पूरा पूरा टॉपिक। अब देखो यार, यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व ने रिसेंटली जो है वो एक कटौती करी है अपने इंटरेस्ट रेट में, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया में, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट से जो है वो रिड्यूस कर दिया है, और ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये चीज करी है इन्होंने। ये डिसीजन यही रिफ्लेक्ट करेगा कि फेडरल बैंक की स्ट्रेटेजी जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर, बैलेंस करने पर फोकस कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स में भी, पूरे दुनिया भर में है ये सब इश्यूज। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इस डेवलपमेंट से इंडिया को क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखो कि जो फेडरल रिजर्व जो है वो ऑपरेट करती है एक ड्यूअल मैंडेट के साथ। जैसे कि इंडिया के अंदर आरबीआई है, आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक होती है, यस। तो आपको पता है कि उस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व करना और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। मेन तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन रहता है, और जो कि ऑब्वियस बात है कि इंप्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और वेरियस फैक्टर से एसोसिएटेड होता है। सेम वैसे ही फेडरल रिजर्व भी यही सेम चीज जो है वो करती है, राइट। इसका भी 2 मैंडेट होता है, एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबल करना, और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इस पर काम करना। अब इनका डिसीजन जो था ये इंटरेस्ट रेट कट करने का, इसका ऑब्जेक्टिव यही कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना। अब बात बहुत ध्यान से समझो,
बैंक का कम इंटरेस्ट रेट होगा तब आप बैंक से आराम से लोन ले लोगे, बोलो हाँ या ना? यस। जैसे मैं अपनी बात करूं, मान लो कि मेरी फैक्ट्री है, अब मुझे एक नई फैक्ट्री खोलनी है। मैं कब नई फैक्ट्री खोलूंगा? जब मेरे पास पैसा आएगा। बैंक मुझे आज की रेट में ऑफर कर रही है 12% का इंटरेस्ट रेट, है ना? अब मैं बोल रहा हूँ नहीं यार ज्यादा है यार। अब अचानक से नेक्स्ट डे मेरे पास बैंक की तरफ से फोन आया, बोलेगी सर हम आपको 8% का इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देंगे। मैंने कहा अरे भाई यार 12% था पहले, अब 8% हो गया। मैं फटाक से फैक्ट्री खोल लूंगा। और जब मैं फैक्ट्री खोलूंगा तो क्या होगा? मैं प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे चाहिए उसमें लेबर्स, लोगों को जॉब दूंगा और कंट्री के जीडीपी में जो है कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, बोलो हाँ या ना? यस। सेम, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को कट किया तो प्रॉब्लम जो होगी इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो भी रिजॉल्व होगी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। यस, बोलो हाँ या ना? अब पैंडेमिक के बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो दोबारा से जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखो अचानक से क्या हुआ, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन रहेगा, मुद्रास्फीति रहेगी, प्राइस जो है वो बढ़ेंगे प्रोडक्ट्स की। अब प्राइस घटाना है प्रोडक्ट्स की तो मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? प्रोडक्शन चाहिए, सप्लाई को बैलेंस करना है, सिंपल फिनोमेना है इकोनॉमिक्स का, डिमांड सप्लाई। अगर आपको प्राइस को घटाना है तो अभी क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगा प्रोडक्ट का। अगर आपको प्राइस को स्टेबल करना है तो सप्लाई बढ़ा दो, तो वो डिमांड जो है फुलफिल कर लेगी उस सप्लाई को, प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल रिजर्व ने ये किया। मिड 2023 में इन्फ्लेशन जो था वो 2% उनके टारगेट के आसपास हम लोग को देखने को मिला था। और प्राइस ये प्राइस स्टेबिलिटी को ना हैम्पर किया, अनएम्प्लॉयमेंट को ना हैम्पर किए, ये स्मूथ चल रहा था। और फिलिप कर्व भी इसके अंदर हम लोग को देखने को होता है, काफी सारे के कर्व होता है, फिलिप कर्व होता है, बहुत सारे कर्व्स इसके अंदर होते हैं जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। तो फिलिप कर्व एक्सप्लेन करता है कि एक इनवर्स रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। यस, अब देखो कैसे होता है। ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल महंगाई कब बढ़ रही है? जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा। यस। और जब प्रोडक्शन नहीं होगा मतलब लेबर्स को जॉब नहीं मिलेगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बोलो है ना? अब महंगाई कम होगी कब? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आप प्रोडक्शन करोगे तो आपने लेबर्स को हायर किया, प्रोडक्शन होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड को फुलफिल करेगा तो प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा, मुद्रास्फीति भी कम होगी। यस, तो ये चीज है। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 4.2% है। प्रेशर जो है वो लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा था कि मॉडरेट था, और रेट कट जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई आगे चल के रेसिशन जो है वो ना आ जाए और ये अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को जो है वो अचीव कर सके। तो इनने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं जिससे कि लोग ज्यादा अपनी फैक्ट्रीज खोलें, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लोन उठाए, अपना काम धंधा जो है वो शुरू करें और लोगों को जॉब मिले। अब ध्यान सुनना, फेडरल रिजर्व का ये मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको बैलेंस करना है इन्फ्लेशन को भी और ग्रोथ को भी। इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इंटरेस्ट मतलब सिंपल सी चीज, लोग पैसा उधार लेंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट बनना होगा वो कम रहेगा, कम लगेगा। तो इससे बिजनेस जो है वो बढ़ेंगे, बिजनेस एक्सपेंड होंगे, और बिजनेस एक्सपेंड होंगे तो जॉब क्रिएट होगी। वही सेम चीज जो मैंने भी आपको सिंपल तरीके से समझा दी, वही लिखा हुआ है। सस्ते लोन्स होंगे तो बेनिफिट होगा इंडिविजुअल को भी, बिजनेस को भी, राइट। और इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो जॉब पे रखेंगे फिर। अब इंडिया और उभरते हुए मार्केट्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ध्यान समझना। जो उभरता हुआ मार्केट, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया जो है उसको फॉरेन से पैसा मिलता है, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। अब सोचना, ध्यान से बनना, वो जो इन्वेस्टर होगा ना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो लोन लेकर पैसा इंडिया भेजेगा, तो इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो रिड्यूस हो गई वहां पर। समझना बहुत ध्यान से, एक व्यक्ति अब यूनाइटेड स्टेट्स की बैंक से लोन लेकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जो हमारे लिए अच्छा है। इन्वेस्टर जो है वो बोरो करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोअर इंटरेस्ट रेट में और इन्वेस्ट करेंगे हायर रिटर्न मार्केट में इंडिया के अंदर, जैसे, तो इससे इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ जाएगा। अब इंडिया की इक्विटीज जो है वो ऑलरेडी जो है वो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स रेट कट के होते सही थी, बहुत ज्यादा लोग इस पे इंडिया के शेयर्स जो है वो खरीदना शुरू करेंगे इंडियन कंपनीज के। इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने नोट किया है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ है कट से पहले ही। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। अब डॉलर, यूएस डॉलर जो है वो वीक होगा तो इससे इंडियन एक्सपोर्ट जो है उनमें हाँ थोड़ा सा इंपैक्ट तो पड़ सकता है। इसमें
जो गुड्स हैं, जो सामान है, जो रुपीज में है, वो फॉरेन बायर्स के लिए महंगे हो जाएंगे। राइट, पता है आपको? क्योंकि अब बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है। अब यहां पर डॉलर वीक हो रहा है, इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है, तो दैट मीन्स कि अब जो प्रोडक्ट, इंडिया का प्रोडक्ट जो लोगों को पहले थोड़ा सस्ते में मिलता था, अब वो थोड़ा सा महंगे में मिलेगा, क्योंकि रुपीज स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर वीक हुआ है ना। तो ये चीज है। अब इसमें इंपोर्टर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा रुपीज स्ट्रांग होने के कारण। जो हम लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कराएंगे वो हमें सस्ता मिलेगा। राइट, तो ये सिंपल सी चीज है। तो ये फिनोमेना अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर समझ जाओ तो आप इकोनॉमिक्स से किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान से क्लासेस जो है वो लेनी है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर वीक हो गया तो ऑयल सस्ता हो जाएगा, हर चीज सस्ती होगी, हर चीज। डिमांड जो है वो ऑयल की बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, ऑयल के प्राइसेस हाई हो सकते हैं। इसमें हमारे लिए काफी नुकसान हो सकता है। और ऑयल के प्राइस अगर हाई हो गए तो सभी जितने भी गुड्स हैं उन सभी के प्राइस भी हाई होंगे। और चिंता यही है कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एकदम तेजी से जो है वो आएगा। राइट, और कई बार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा आने से भी रेगुलेशंस में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है, फिर वही वही कहानी पूरी। जैसे कि आपने कैपिटलिज्म की कहानी सुनी है, राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कैपिटलिज्म के बारे में, पूंजीवाद के बारे में, तो वो सब चीजें शुरू हो जाएगी। प्राइवेट प्लेयर्स अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर दिक्कतें होने लगती हैं, वो गवर्नेंस भी, फिर शासन भी अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स है वो क्या है? आरबीआई प्राइमरी फोकस जो है वो कर रही है कि हम अपने डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, भैया देखो हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है हमें उसको रिजॉल्व करना है। तुम इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हो, वेरी गुड, तुम्हारे थ्रू हमारे पास पैसा आएगा तो उससे हमें फायदा तो मिलेगा, बट हमें अपनी तरफ पहले देखना है। हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ पर जो है फोकस करना है। हमें ज्यादा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन जो है उस पर वो नहीं करना है ना, कि अमेरिका की जो रोजगार की स्थिति है उस पर हमने ज्यादा जोर नहीं दिया कि भाई वो संभाले भाई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग बताया था उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें रेपो रेट 6.5% रखा गया था, और आरबीआई का फोकस यही है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फोकस क्या है, 4% ±2%। इन्फ्लेशन को 6% से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है और 2% से कम नहीं होने देना है। ठीक है, बस यही चीज थी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अब एक स्कीम है पीएम ई ड्राइव स्कीम। पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है वो कोई भी फिजिकल इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड नहीं कराती है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, याद रखना। पीएम ई ड्राइव स्कीम कोई भी फिजिकल इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं कराती है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है वो क्या है, तो ये प्रोवाइड कराती है टू व्हीलर्स के लिए, थ्री व्हीलर्स के लिए और बसेस के लिए। क्या मतलब, टू, अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहा है तो पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और बस में सरकार जो है वो सब्सिडी देगी। सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिक कार जो है वो उसको जो है वो सब्सिडी से हटाया हुआ है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और बसेस पर फोकस किया जा रहा है। ये स्कीम जो है वो रिप्लेस करेगी फेम टू स्कीम को, जिसका फाइनेंशियल जो आउटले है यानी कि बजट है 10,900 करोड़ का है। फेम स्कीम के बारे में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। इस ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम से रिलेटेड ही एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो लिखने की। और मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।